हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारा अर्ली मेडाइवल का जो पार्ट है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर्स में हमने हमारे चोलाज एम्पायर को स्टार्ट किया था। चोलाज एम्पायर में हमने उनके प्रोमिनेंट किंग्स को देखा। जो कल लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने चोलाज के एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे, और साथ के साथ हमने चोलाज की आर्मी को के बारे में भी एक छोटा सा ब्रीफ पॉइंट एक समझा था। आज इसी एडमिनिस्ट्रेशन को आगे लेकर के चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन। चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन में हमने लास्ट देखा था दैट किंग जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। और चोलास का जो एम्पायर है दैट इज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स, और मंडलम्स ही प्रोविंसेस हुआ करते थे। तो एक बात यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेशन में नोट कर लीजिए। बिफोर स्टार्टिंग द आर्मी मैं आपको एक बात एडमिनिस्ट्रेशन में समझा देना चाहती हूँ। जो कल छोटा सा पॉइंट जो था वो आज कवर करना था, वो कल के लेक्चर में कवर नहीं हो पाया, उसे आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। अगर जो चोलास का जो एम्पायर था वो डिवाइडेड था मंडलम्स में। मंडलम्स को प्रोविंस बोला जाता है, प्रोविंसेस इन्हें कहा जाता है। आगे जो थे मंडलम्स को आगे डिवाइड किया हुआ था, डिवाइडेड इनटू वलनाडु। इन्हें वलनाडु में जो है आगे डिवाइड किया हुआ था। वलनाडु को बोला जाता है कि कोटम्स में, इन्हें कोटम्स भी बोला जाता है, कोटम्स बोला जाता है। और इनको वलनाडु को आगे डिवाइड किया हुआ था, वलनाडु को आगे डिवाइड किया हुआ था, वलनाडु को आगे डिवाइड किया हुआ था डिस्ट्रिक्ट्स में और नाडूज में। ये एक छोटा सा पॉइंट है, आप इसे अभी मार्क करके अपने पास रख लीजिए। आने वाली क्लासेस में इन्हें एक बार हम दोबारा से जो है इसे डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट हमारा दोबारा डिस्कस होगा आने वाली क्लासेस में। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, यहीं पर ही अपने नोट्स के ऊपर इसे स्टार मार्क करके रखिए, ताकि जब हम आने वाली क्लासेस में देखें तब इसके बारे में जब डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। एम्पायर में सबसे पहले तो प्रोविंस थे, प्रोविंस को बोला जाता है मंडलम। मंडलम को आगे डिवाइड किया था वलनाडु या कोटम्स में, कोटम में डिवाइड किया हुआ था। आगे जो कोटम्स थे, कोटम को नाडूज में डिवाइड किया हुआ था, उन्हें डिस्ट्रिक्ट में बांटा हुआ था। तो ये आगे आने वाली क्लासेस में भी हम इसे दोबारा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार अलग कलर से यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ दैट इट विल बी डिस्कस्ड अगेन इन द अपकमिंग क्लासेस। इसे हम डिटेलिंग में नेक्स्ट हमारी जो अपकमिंग क्लासेस होंगी नेक्स्ट और अपकमिंग क्लास, उसमें इसे डिस्कस करेंगे, इसे डिस्कस किया जाएगा अपकमिंग क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ही। इसे आपने अभी स्टार मार्क कर लिया कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो ये था एक छोटा सा पार्ट जो एम्पायर को समझा रहा है कि एम्पायर में मंडलम थे, मंडलम को आगे डिवाइड किया था वलनाडु या कोटम्स में, कोटम्स को आगे डिवाइड था, वो थे हमारे नाडूज। उन्हें बोला जाता है कि डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ये। आगे अगर हम बात करें चोलास के बारे में, तो चोलास जो थे दे पेड अटेंशन टू इरिगेशन। तो चोलास जो थे, लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड, चोलास जो थे ये इरिगेशन के ऊपर भी बहुत ध्यान देते थे।
पेड अटेंशन टू इरिगेशन। इरिगेशन के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। जो मेन सोर्स था वाटर का चोलास के लिए, जो मेन सोर्स था वाटर का जो मेन सोर्स था वो कावेरी रिवर थी। अपनी पानी की ज़रूरतों को ये कावेरी रिवर से ही पूरा करते थे। देखो वाटर की जो है ज़रूरत सबको होती है, पानी की ज़रूरतें कितनी ज़्यादा हैं। हम जो पानी है इसका इस्तेमाल हमारी पर्सनल लाइफ में कितना ज़्यादा अमाउंट में हम पे करते हैं, ये चीज़ें हम कितनी ज़्यादा जो है चीज़ें यूज़ करते हैं। यूटेंसिल्स को वॉश करना है तो उसके लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, ब्रश करते हैं तब भी पानी चाहिए, पीने के लिए भी पानी चाहिए। तो कितने मल्टीपर्पसेस के लिए पानी की ज़रूरतें होती हैं। इरिगेशन के लिए भी हमें पानी चाहिए। अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई जो एग्रीकल्चर का जो की फील्ड में काम कर रहा है, किसान है, तो उसको पानी की ज़रूरत होगी। अगर उसने अपनी फसल जो है, जो भी वो ग्रो कर रहा है, कोई क्रॉप को उसने ग्रो किया है, तो उसकी जो है उसे प्रोडक्टिविटी अच्छी चाहिए, तो उसके लिए उसे पानी की ज़रूरत तो होगी ही। वो सिर्फ फर्टिलाइज़र्स के ऊपर या रेन वाटर के ऊपर ही जो है वो निर्भर नहीं कर सकता। तो इरिगेशन का जो है इन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट जो चीज़ें हुआ करती थी दैट इज़ बेस्ड अपॉन द इरिगेशन। अगर पानी अच्छा मिलेगा किसी भी क्रॉप को, तो वो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अच्छी जाएगी। तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने इरिगेशन के ऊपर ध्यान दिया। लोगों की ज़रूरत पानी था, अगर इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, साथ के साथ अगर आपको तो उसके लिए तो चाहिए ही था, आपको अपने लिए भी पानी चाहिए। पानी पियोगे भी जो है, आपने नहाना भी है, यू हैव टू टेक बाथ, यू हैव टू ब्रश योर टीथ एंड आपको अगर कुकिंग करनी है तो उसके लिए भी पानी चाहिए। बिना पानी के तो कुकिंग भी नहीं हो सकती है, खाना भी नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपने अपने यूटेंसिल्स को वॉश करना है तब भी आपके लिए पानी चाहिए। तो इन सब का जो मेन सोर्स जो हुआ करता था वाटर का, वो इस एम्पायर का जो मेन सोर्स ऑफ वाटर था वो कावेरी रिवर थी। ये अपनी ज़रूरतें कावेरी रिवर से पूरा करते थे। और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे इरिगेशन टैंक्स भी इन्होंने बनवाए हैं, चोलास ने। इरिगेशन टैंक्स भी इन्होंने यहाँ पर बिल्ड किए हैं। आगे अगर हम बात करें तो चोलास जो थे, तो चोलास की जो इनकम का एक रीज़न जो हुआ करता था, चोलास की इनकम कहाँ से आ रही थी। इतना बड़ा एम्पायर है, एम्पायर में जो है वो इनकम का सोर्स क्या था, इनकी जो इनकम का सोर्स कहाँ कहाँ से होता था। ये इनकम का सोर्स देखो इकोनॉमी से तो आएगा ही आएगा। इनकी इकोनॉमी हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे। डोंट वरी, वी विल डिस्कस द इकोनॉमी ऑफ चोला एम्पायर इन डिटेलिंग इन अपकमिंग क्लासेस। उसके बारे में अपकमिंग क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी पैनिक अटैक मत लेकर के आना अपने अंदर, या एकदम से जो है इमोशनल ब्रेकडाउन मत लेके आना कि भी अभी करवाओ। साथ साथ हम चलते रहेंगे, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा इनकी इकोनॉमी के बारे में। लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू आपको यहाँ पर मैं देना चाहूँगी कि जो इनकी इनकम का सोर्स इनकी इकोनॉमी से तो था ही, साथ के साथ जो ये टोल्स लगाते थे, टोल टैक्स देते हैं ना हम भी, यहाँ पर भी टोल्स हुआ करते थे वो, लेकिन ट्रेड पर होते थे। ये जो टोल्स हुआ करते थे ये ट्रेड पर थे, ट्रेडिंग के ऊपर टोल्स लगाए जाते थे। तो साथ के साथ जो ये टैक्स लेते थे, टैक्स लगाया जाता था हर प्रोफेशन पर। जो भी प्रोफेशन को किसी ने फॉलो करना है, उस प्रोफेशन के ऊपर टैक्स दिया जाता था कि आप ये टैक्स आपको भरना ही है। वो टैक्स जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया करते थे ऑन द प्रोफेशंस एंड ऑन द ट्रेड। अगर आप किसी के साथ ट्रेड कर रहे हो, आप मर्चेंट्स हो, तो आपको टोल देना ही पड़ेगा। तो ये इनका एक सोर्स था, चोल रूलर्स का ये इनकम का एक सोर्स इन्होंने यहाँ पर बिल्ड किया हुआ था। तो आगे हम अब बात करेंगे
अबाउट द चोलाज आर्मी। तो अभी जो है हम चोलाज की आर्मी को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। चोलाज की आर्मी देखेंगे। नेवी भी होगी इनके पास। तो चोलास की आर्मी हमने देखा तो चोलास की जो आर्मी है दैट इज लार्ज आर्मी। तो ये लार्ज आर्मी है। अगर हम इनकी आर्मी में देखें तो यहाँ पर हमें 3 अंग दिखाई देते हैं इनकी आर्मी में। सबसे पहला हमें दिखाई देता है कि इनके पास एलिफेंट्स हुआ करते थे। सेकंड जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि यहाँ पर इनके पास इन्फेंट्री भी थी। और एक चीज़ हमें दिखाई देती है कि यहाँ पर कैवेलरी भी प्रेजेंट थी। कैवेलरी भी यहाँ पर प्रेजेंट थी। तो ये 3 अंग थे इनकी आर्मी के। और अगर हम यहाँ पर आगे बात करें देन चोलाज ऑल्सो हैड अ स्ट्रॉन्ग नेवी। तो इसके साथ साथ इनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी भी प्रेजेंट थी। स्ट्रॉन्ग नेवी भी इनकी प्रेजेंट थी। तो इन्होंने डोमिनेट किया मालाबार और कोरोमंडल का जो कोस्ट था उसके ऊपर इन्होंने अपनी डोमिनेंसी, नेवी की हेल्प से इन्होंने अपनी डोमिनेंसी को शो किया। जो स्ट्रॉन्ग नेवी थी दैट डोमिनेटेड मालाबार का कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट। मालाबार एंड कोरोमंडल कोस्ट का जो एरिया था इसके ऊपर इन्होंने अपनी नेवी से डोमिनेंसी यहाँ पर क्रिएट की। और इन्होंने सबसे बड़ी बात बे ऑफ बंगाल के ऊपर भी अपना जो है एक दबदबा बना करके रखा। क्योंकि ये जैसे कि हमने बात की कि ये जो बे ऑफ बंगाल है उसे समझते ही नहीं थे कि ये कोई बहुत ही बड़ी जो है एक ओशन टाइप है। तो ये उसको सिर्फ समझते थे अरे ये तो एक लेक है। तो उनके लिए वो एक चोल लेक बन चुकी थी। चोलास के लिए वो एक लेक बन चुकी थी बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल के ऊपर भी इन्होंने अपना डोमिनेंसी को बरकरार रखा था एंटायर बे ऑफ बंगाल के ऊपर। बे ऑफ बंगाल के ऊपर भी इन्होंने अपनी डोमिनेंसी को शो करके रखा था बिकॉज दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी। तो चोलास की जो नेवी हुआ करती थी दैट कंप्राइज द नेवल फोर्सेस। तो इसके पास नेवल फोर्सेस थे, बहुत अच्छे अच्छे आर्म्स हुआ करते थे, नेवल आर्म्स हुआ करते थे इनके पास। नेवी है तो आर्म्स तो अच्छे रखेगी ही। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग इन अ वर्बल फॉर्म। ये एक ऑरली आपको मैं एक यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इनकी नेवी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि इनके आर्म फोर्सेस बहुत अच्छे थे। नेवी के पास बहुत अच्छे अच्छे इनके पास इक्विपमेंट्स प्रेजेंट थे। चोलास की जो नेवी थी दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एम्पायर। तो चोलास की नेवी ने इनके एक्सपेंशन में भी इनकी हेल्प की और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल को प्ले किया। स्ट्रॉन्ग नेवी थी तो इनकी एक्सपेंशन में भी इसने हेल्प किया। एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर में भी इस आर्मी ने हेल्प किया। जैसे कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग नेवी थी इसने जो है साइलन का जो एरिया था साइलन के ऊपर अपनी विजय को प्राप्त किया, कॉन्क्वेस्ट ऑफ साइलन। तो स्ट्रॉन्ग नेवी की वजह से ही इन्होंने जो है हमारे साइलन को जो है कॉन्कर किया। साइलन को कॉन्कर किया, साइलन को कॉन्कर कर लिया। और यहाँ पर इन्होंने जो श्री विजय एम्पायर था तो इसकी एक एग्जांपल, ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर ये कैसे हुआ। जस्ट लाइक कि भी इन्होंने कॉन्कर किया साइलन को।
साइलन के ऊपर अपना जो है विजय को प्राप्त किया। साइलन के जो एरिया था वहाँ पर इन्होंने अपनी विजय को प्राप्त किया, बड़े रेड्स किए। और साथ के साथ इन्होंने एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, दैट इज़ ऑफ श्री विजय एम्पायर। श्री विजय एम्पायर जो है इसके ऊपर भी इन्होंने बहुत सारी रेड्स को किया है। उन रेड्स की वजह से इन्होंने उस एम्पायर को भी कॉन्कर कर लिया था। तो इन्होंने कॉन्कर किया हमारे श्री विजय को भी। श्री विजय को भी यहाँ पर जो है श्री विजय का जो एम्पायर है, श्री विजय एम्पायर जो है हमारा, श्री विजय एम्पायर अगर हम बात करें तो ये आज का प्रेजेंट डे का इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया को तब के टाइम पर बोला जाता था श्री विजय एम्पायर। तो आज भी हमारे इंडोनेशिया के साथ ट्रेडिंग लिंक्स बहुत अच्छे हैं। तब भी हुआ करते थे जब चोला एम्पायर प्रेजेंट था। चोला एम्पायर के टाइम पर भी इन्होंने श्री विजय के ऊपर रेड्स किए थे और अपने एम्पायर का एक्सपेंशन किया। इसके ऊपर रेड्स किए और इसको भी जो है यहाँ पर जो श्री विजय के ऊपर भी इन्होंने रेड्स बहुत किए थे, नेवल जो रेड्स किए थे। साइलन के ऊपर इन्होंने कॉन्क्वेस्ट को अपना जो है क्लियर किया था, दैट वी हैव कॉन्कर्ड द साइलन, साइलन को कॉन्कर किया इन्होंने। तो ये कुछ रीजन्स थे हमारे पास, इन्होंने जो है अपने एक्सपेंशन में इस तरीके से हेल्प की थी। तो ये एग्जांपल्स थी हमारे पास। आगे अगर हम बात करें तो जो नेवी थी हमारी, वो उसके पास बहुत सारी शिप्स हुआ करती थी। तो ये दिस इज़ द वर्बल थिंग ओनली, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें याद रखने वाला। बट दिस इज़ ट्रूथ दैट जो हमारे चोला एम्पायर है कि इसकी जो नेवी थी दैट इज़ द मच स्ट्रोंगर नेवी। बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी हुआ करती थी चोलाज एम्पायर की जो नेवी थी। तो यहाँ पर आगे अगर हम बात करें, जो सोल्जर्स हुआ करते थे इनके पास एक राइट हुआ करता था। वो राइट को बोला जाता है पेडी परू राइट। जो सोल्जर्स हुआ करते थे, जो भी सोल्जर्स थे हमारे, हम यहाँ पर चोला आर्मी को डिस्कस कर रहे हैं। तो चोलास के जो सोल्जर्स हुआ करते थे, सोल्जर्स के पास एक राइट हुआ करता था। उस राइट का नाम है पेडी पेरू राइट। और इसका मतलब होता है कि ये एक मिलिट्री होल्डिंग है, एक मिलिट्री होल्डिंग है। पेडी पेरू राइट का मतलब है दिस इज़ अ मिलिट्री होल्डिंग। तो ये राइट जो था वो सोल्जर्स के पास हुआ करता था। तो आगे अगर हम बात करें तो जो कैंटोनमेंट्स हुआ करते थे, कैंटोनमेंट्स हुआ करते थे उन्हें इस्टेब्लिश किया गया इन द कैपिटल सिटी पैडीविरू में। देखो ये एक साउथ इंडियन नेम है जिसके बारे में अभी मैंने जो है प्रोनाउंसिएट किया है। हो सकता है कि ये जो है मैंने जो कौन प्रोनाउंसिएट किया है मुझसे गलत प्रोनाउंसिएट हो गया हो, किसी को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन आती हो तो यहाँ पर ऑफेंड मत होना। मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ, देन कई बार जो है गलतियाँ हो जाती है साउथ इंडियन नेम्स लेने में। तो साउथ इंडियन नेम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल होते हैं। सबसे बड़ी बात तो उन्हें प्रोनाउंसिएट करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंटोनमेंट्स जो हुआ करते थे, तो एक कैपिटल सिटी है हमारी, जो कैपिटल सिटी थी जिसका नाम है पडेविडु। पडेविडु, सॉरी इट्स नॉट पडेविडु, इट्स पडेविडु। पडेविडु इसे कहा जाता है कि ये एक कैपिटल सिटी थी। तो यहाँ पर जो है वो कैंटोनमेंट्स को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। इस सिटी में कैंटोनमेंट्स को, जो छावनियाँ होती हैं ना हमारे सैनिकों की, हमारे जो आर्मी की, छोटे छोटे से मिलिट्री जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें बोला जाता है, उन्हें हिंदी में छावनियाँ बोला जाता है। जो हमारे कैंटोनमेंट्स होते हैं दे आर नोन एज द छावनियाज इन हिंदी, ठीक है। तो कैंटोनमेंट्स जो हुआ करते थे, कैंटोनमेंट्स को इस्टेब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था कैपिटल सिटी
पडाईविडु में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। आगे अगर हम बात करें तो जो कमांडर चीफ हुआ करते थे उनके लिए भी एक डेजिग्नेशन यहाँ पर हुआ करता था, उनके लिए भी एक नाम यहाँ पर था। तो जो हमारे आर्मी में एक कमांडर चीफ थे, कमांडर चीफ जो थे, कमांडर चीफ को बोला जाता है कि ये सेनापति थे, सेनापति थे, या इन्हें बोला जाता है सेनापति एंड दंडयागम, दंडयागम, दंडयागम या सेनापति इन्हें कहा जाता है। जो कमांडर चीफ हुआ करते थे उन्हें सेनापति या दंडयागम कहा जाता है। तो ये कुछ वर्ड्स थे हमारे रिलेटेड टू द आर्मी जो इम्पोर्टेंट थे, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सोल्जर्स के लिए एक राइट था, दैट इज़ पेडी परु राइट, पेडी परु राइट था इनके पास। और जो कैपिटल सिटी थी पेडाईविडु, यहाँ पर जो थे हमारे कैंटोनमेंट्स को इस्टेब्लिश किया गया था, कैंटोनमेंट्स को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर कमांडर चीफ जो थे उन्हें सेनापति या दंडयागम कहा जाता था। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए विच आर रिलेटेड टू द आर्मी। तो यहाँ पर एक और बात देखने को मिलती है इनके एडमिनिस्ट्रेशन में ही। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में ही अगर हम देखें तो आर्मी हमारा डिस्कस हो चुका है, आर्मी हमारा डिस्कस हो चुका है। तो एक छोटा सा पॉइंट चोलास का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें डिस्कस करना रहता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो एम्पायर था वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता था राज्यम या राष्ट्रम के थ्रू। मतलब यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुआ करती थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का यहाँ पर प्रेजेंस हमें दिखाई देता है। यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी जिसे कहा जाता है राज्यम और राष्ट्रम, राज्यम और राष्ट्रम कहा जाता है। जो भी ऑफिशियल्स हुआ करते थे इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई भी ऑफिशियल हो, उन्हें पे किया जाता था बाय लैंड ग्रांट्स, उन्हें लैंड जो है ग्रांट्स में दी जाती थी, लैंड रेवेन्यू ग्रांट में दिया जाता था। तो लैंड्स को वो के थ्रू वो अपने ऑफिशियल्स को, अपने जो भी यहाँ पर वर्क करने वाले कर्मचारियों को जो है वो लैंड रेवेन्यू दे करके पे किया करते थे। उनके पास जो है वो बैंक अकाउंट्स नहीं थे, इसी वजह से उन्हें लैंड रेवेन्यूज़ दिए जाते थे। अभी ऐसा नहीं है कि उनके पास सच में तब के टाइम पर बैंक अकाउंट्स होंगे, तब के टाइम पर बैंक अकाउंट्स कहाँ से प्रेजेंट आए होंगे वहाँ पर? वहाँ पर कौन सा एसबीआई बैठा है या आरबीआई बैठा होगा जिसने अलग अलग बैंक्स खोल दी होंगी, है ना? आईसीआईसी बैंक तो नहीं होगा वहाँ पे। तो इस तरह की बैंक्स प्रेजेंट नहीं थी। तो जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनके पास जो है मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, ना जो है राजा के पास जी पे चलता था, गूगल पे था, ना ही उसके पास कोई इस तरह का डिजिटल ऐप था कि ताकि वो लोगों को जो है पेमेंट जो है ऑफिशियल्स को पेमेंट जो है वो कैश में दे सके या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सके। इसी वजह से यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे उन्हें लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि सच में होगा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि जो भी ऑफिशियल्स आएंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑफिशियल्स को लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। दे वर मोस्टली पेड बाय द लैंड ग्रांट्स। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में हमें मर्चेंट्स का रोल भी दिखाई देगा। मर्चेंट्स दे प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला एम्पायर। तो यहाँ पर मर्चेंट्स ने भी जो है अपना योगदान जो था वो यहाँ पर दिया इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। तो यहाँ पर हमें रोल ऑफ मर्चेंट भी दिखाई देता है
चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। मर्चेंट्स का रोल भी यहाँ पर प्रेजेंट था। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही ज़्यादा जो था वो हेल्पफुल हुआ करता था। एडमिनिस्ट्रेशन जो था यहाँ पर परफॉर्म किया जाता था बाय द मर्चेंट्स। मर्चेंट्स जो थे हमारे पास, वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे थे एंड दे ग्रेटली फैसिलिटेटेड बाय द श्रेणीज एंड पुगास। तो यहाँ पर श्रेणीज और पुगास जो थे हमारे, उनकी वजह से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बहुत ही अच्छे से रन कर पाया था। इनका भी रोल बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था, श्रेणी और जो पुगास थे, इन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया इसको एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में। एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। फैसिलिटेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, इनका एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्होंने यहाँ पर जो है हेल्प किया है। जैसे कि अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो श्रेणीज हुआ करती थी मर्चेंट्स की हमारे पास श्रेणीज आएंगी, या पुगास कहा जाता है इन्हें। पुगास, दीज आर द गिल्ड्स, इन्हें गिल्ड्स कहा जाता है। गिल्ड्स तो हमने लास्ट के लेक्चर्स में भी सुना होगा ना, ये एक सुना सुना सा नाम लग रहा होगा कि अरे ये तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है। ये मर्चेंट्स ही हुआ करते थे जो एक ही कार्य कर रहे थे या एक ही श्रेणी के होंगे। तो ये जो पुगास हुआ करते थे, या जो अगर हम बात करें श्रेणीज की या गिल्ड्स की, ये एक जो है हमारी, अगर हम बात करें एक ही ट्रेड से एक ही काम ये करने में यहाँ पर संबंधित लोग थे जो एक कार्य ही करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे कॉपर स्मिथ्स की, तो वो कॉपर स्मिथ्स का अलग ही जो होगा, वो सभी पूरे के पूरे शहर के कॉपर स्मिथ एक तरफ आ जाएंगे। हमने उनको कैटेगराइज कर दिया। टेक्सटाइल का काम करने वाले अलग श्रेणी है, हमारे गोल्ड का काम करने वाले अलग हैं, हमारे जो कॉपर स्मिथ हैं वो अलग हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करेंगे वो उनका जो है अलग आएंगे। और जो मर्चेंट जो होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के अपने सामान को बेचते होंगे या अपने व्यापार को जो है बढ़ा रहे होंगे, विद दे आर ट्रेडिंग विद द अदर कंट्रीज़, तो वो मर्चेंट्स आ जाएंगे, उनकी श्रेणी अलग बन जाएगी। इस तरीके से के लोग हमारे पास प्रेजेंट हुआ करते थे। इस तरीके के लोग हमारे पास प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर श्रेणीज और पुगास को तो आपने समझ ही लिया होगा। तो एक ही क्राफ्ट का काम करने वाले, दीज आर द पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम क्राफ्ट। श्रेणीज और पुगास को बोला जाता है कि ये वो पर्सन हैं जो एक ही कार्य, एक ही क्राफ्ट के लोग होंगे, जो एक ही तरह का काम कर रहे होंगे। अभी आज के टाइम पर अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, तो जो हमारे सैलून्स हैं, सैलून्स का काम करने वाले, आइदर वो कोई भी पार्लर वाली दीदी हो या कोई भी हमारे मेकअप आर्टिस्ट हो, द मुआस जिन्हें बोला जाता है। आज के टाइम के जनरेशन उन्हें मुआस बोलती है, दे आर द मेकअप आर्टिस्ट। वो मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो मेकअप आर्टिस्ट को अलग कैटेगराइज किया जाता है, जो हमारे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको अलग किया जाता है। अभी हमारे जो शेयर मार्केट में काम करने वाले हैं वो अलग होते हैं। तो ये जो है अलग अलग कैटेगरीज हमने इनको डिवाइड कर दिया कि एक ही तरह का काम करने वाला पर्सन उस श्रेणी में आ जाएगा। अभी गोल्ड का काम करने वाले जितने भी हमारे गोल्ड स्मिथ्स बैठे होंगे वो एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हमने हर फील्ड को कैटेगराइज कर लिया। टीचर्स अलग में आ जाएंगे, डॉक्टर्स अलग में आ जाएंगे, बिजनेसमैन अलग में आ जाएंगे, तो हमारे शॉपकीपर्स अलग कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इन्हें कैटेगराइज किया हुआ था। तो ये एक ही तरह का काम करने वाले लोग प्रेजेंट थे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनको बोला जाता है, एक यहाँ पर इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, वी आर टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ मर्चेंट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन।
इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इन मर्चेंट्स को बोला जाता है नगरत्तर। नगरत्तर और नगरम। नगरत्तर और नगरम बोला जाता है। ये इनके लिए क्यों यूज़ हुआ, इसका मतलब क्या है? नगरत्तर और नगरम क्यों, क्या मतलब है इसका? आखिर ये क्यों है, क्या है ये नगरत्तम, आखिर में क्यों हुआ ये इसका नाम नगरत्तम? ये होते हैं द असेंबली ऑफ मर्चेंट्स। इन्हें बोला जाता है असेंबली ऑफ मर्चेंट्स। जो भी एक स्पेसिफिक ट्रेड के साथ, जो भी स्पेसिफिक और डिफरेंट ट्रेड्स के साथ जो है अपने आप को एसोसिएट करके रखते हैं, ये एक असेंबली है हमारे मर्चेंट्स की, जिसमें एक तरह के जो ट्रेडर्स होंगे उन्हें अलग अलग जो अपनी अपनी श्रेणी में रखा जाएगा, उनके लिए अलग अलग नाम होते हैं। तो ये जो होते हैं इन्हें बोला जाता है नगरम इज यूज्ड फॉर assembly of merchants। असेंबली ऑफ मर्चेंट्स, जैसे कि अगर हम मैं एक बात करूं जो एक ही तरह के काम में जो है इन्वॉल्व होते हैं, जो अभी टेक्सटाइल के काम में इन्वॉल्व होगा वो उस कैटेगरी में आ जाएगा, दैट विल बी द असेंबली ऑफ दैट ट्रेडर्स। ठीक है ना? ये स्पेसिफिक होता है डिफरेंट ट्रेड्स के साथ एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप में। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड वर्ड यूज़ किया हुआ है हमारे मर्चेंट्स के लिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, नगरम एक विभिन्न हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए, और उन्हें जो है एक समूह के लिए यहाँ पर इस वर्ड को यूज़ किया गया है, दैट इज़ द असेंबली फॉर मर्चेंट्स, जो एक स्पेसिफिक ट्रेड, एक स्पेसिफिक डिफरेंट ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल मैं लूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, आपको इस तरह से नहीं समझ में आएगा, वर्बली ये समझ में आने वाला जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा डिफरेंट भी है। नो प्रॉब्लम, इसमें इतना जो है हाइपर होने की या जो है गुस्सा होने की भी, ऑफेंड होने की भी बात नहीं है। हो सकता है कई बार टॉपिक डिफरेंट हो बट डिफ़िकल्ट भी लगता है। तो यहाँ पर रोल ऑफ मर्चेंट इस तरह से है कि जो हमारे एक वर्ड यूज़ होता है इनके लिए नगरत्तर और नगरम। नगरम वर्ड जो है एक असेंबली ऑफ मर्चेंट्स के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल, हमारे पास एक वर्ड है जैसे कि साल्या नगरम। साल्या नगरम एक वर्ड है। साथ के साथ एक वर्ड है हमारा सतसुम नगरम। सतसुम नगरम, ये दो वर्ड्स हैं हमारे पास। ये दोनों ही टेक्सटाइल के साथ यहाँ पर रिलेटेड हैं कि टेक्सटाइल का जो ट्रेड करेंगे हमारे जो पर्सन्स होंगे, जो वर्कर्स होंगे, जो टेक्सटाइल का ट्रेड करेंगे, कपड़े का व्यापार करेंगे या कॉटन का जो सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट यही है कि जो क्लोथ्स का यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, टेक्सटाइल ट्रेडर्स के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल ट्रेड्स के लिए, टेक्सटाइल का जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए बोला जाएगा, उन श्रेणी के जो लोग होंगे उनको बोला जाएगा कि ये साल्या नगरम है या सतसम नगरम है। साल्या नगरम या सतसम नगरम जो वर्ड है ये उनके लिए यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल, और मैं यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल लेकर के आऊँ, लेट मी चेंज द कलर, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, ये तो फर्स्ट थी, सेकेंड एग्जाम्पल आएगी, आई विल राइट इट हियर। सेकेंड एग्जाम्पल आएगा शंकर पड़ी नगरम। शंकर पड़ी नगरम, ये दूसरी श्रेणी के जो लोग होंगे, सबसे इम्पोर्टेंटली जो
ऑयल्स का या घी जो होता है हमारा, घी तो समझते ही हो, दैट इज़ द ऑयल। और जो हमारे मम्मियाँ जो होती हैं वो मलाई से घी बनाती हैं ना, कभी देखा होगा आपने, मम्मी जो होती है वो दूध की जो मलाई होती है, क्रीम होती है, उसको जो है एक बाउल में इकट्ठा करते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वो जो क्रीम होती है उसको जो है एक पैन में जो है उसे गरम किया जाता है टू मेक घी, उसे घी बनता है। घर का बना हुआ घी बोलते हैं, मम्मियाँ बनाती हैं अक्सर मलाई से। किसी को उसकी स्मेल पसंद नहीं होती, किसी को अच्छी लगती है वो स्मेल, ठीक है। आपके घर में भी बनाई जाती होगी। वो जो है मलाई से बनाने, घी बनाने का जो प्रोसेस होता है, उससे हम वो एक प्रोसेस है जिससे घी बन रहा है हमारा। वो घी के जो ट्रेड होते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं, घी मार्केट में भी अवेलेबल है हमारे पास, घर में मम्मियाँ भी बनाती हैं। फिर मम्मियाँ बोलती हैं कि बाहर वाले घी में मिलावट है बेटा, वो मत खाना, घर के बने हुए घी को तुम खाओ, क्योंकि ये जो है तुम्हारा एकदम फ्रेश है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, मैंने घर पे बनाया है, तो ये खाओ। तो वो घी जो है आपको खिलाया जाता है घर पे बना हुआ। बाहर का जो घी है वो आपको नहीं दिया जाता। तो अलग अलग जो है वो हमारे ऑयल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि हमारा कैस्टर ऑयल भी आता है हमारा। आपने फिगैरो के ऑयल्स भी देखे होंगे, एक बॉटल आती है दैट इज़ ऑफ एक ग्रीन कलर की बॉटल आती है जिसमें फिगैरो ऑयल होता है, दैट इज़ द कैस्टर ऑयल होता है वो। और अगर हम बात करें हमारे रिफाइंड ऑयल्स की, रिफाइंड ऑयल्स भी आते हैं, तो फॉर्च्यून का आता है, अलग अलग कंपनीज के आते हैं इस तरह, ठीक है। एक हमारे जो मस्टर्ड ऑयल्स भी हमारे पास प्रेजेंट हैं इन द मार्केट, वी आर हैविंग मस्टर्ड ऑयल्स। तो ऑयल का जो ट्रेड है वो करने वाले जो लोग होते हैं, घी के सप्लायर्स होते हैं। ये जो होते हैं हमारे, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा एक, जो घी का जो है सप्लायर है, ऑयल का सप्लायर्स हुआ करते हैं, उनको ट्रेडर्स जो हैं हमारे घी के, उन्हें बोला जाता है शंकर पड़ीनगरम। शंकर पड़ीनगरम बोला जाता है, शंकर पड़ीनगरम उन्हें बोला जाता है। दीज आर शंकर पड़ीनगरम विच आर रिलेटेड टू द ट्रेडिंग विद द घी एंड ऑयल। घी एंड ऑयल का जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर आगे इसकी एक एग्जाम्पल लें, देर आर सम एग्जाम्पल्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास वर्ड आएगा जिसका मतलब है परगा नगरम। परगा नगरम जो वर्ड है, दिस इज यूज्ड फॉर द सी फारर्स। सी फारर्स और सी फारिंग मर्चेंट्स, जो हमारे समुद्री जहाज़ को लेकर के जाते हैं, जो हमारे मर्चेंट्स हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के अपने ट्रेड को एक्सपैंड करते हैं, अपने लाइवलीहुड के लिए जाते हैं, ट्रेडिंग की जाती है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम होता है उनका, बेसिकली अगर हम देखें तो उनका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम है। तो वो जो उन्हें बोला जाता है, दे आर द सी फारर्स। सी फारर्स जो हमारे ग्रुप है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है परगा नगरम। तो ये वर्ड उनके लिए जो है यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास एक वर्ड प्रेजेंट है वान्या नगरम। वान्या नगरम एक वर्ड यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास, जिसका मतलब है कि दीज आर रिलेटेड टू द ऑयल। ये ऑयल मर्चेंट्स के लिए जो है हमारा यूज़ किया जाता है। अब आप कहोगे कि एक ऑयल हमने वहाँ पे पढ़ा और एक ऑयल ये एकदम से अलग अलग कैसे हो गए? ये बेटा वो ऑयल नहीं है जो आप घर पे यूज़ कर रहे हो, ये ऑयल दूसरा है, ये दूसरा ऑयल है जो हमारे शिप्स के लिए यूज़ हुआ करता था, या कोई भी अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता था। तो ये वो नहीं है। तो अभी मैं इसे ये भी नहीं कहूँगी कि ये हमारा पेट्रोलियम हो सकता है या हमारा डीजल या कोई और, अगर रिफाइनरी ऑयल्स होते हैं तो ये वो भी नहीं हम कह सकते। बेसिकली दीज आर रिलेटेड टू द ऑयल मर्चेंट्स, जो हमारे शिप्स में यूज़ हुआ करता था, जो हमारी शिप्स में जो ऑयल का यूज़ हुआ करता था, ये वो ऑयल है।
तो यहाँ पर ये ऑयल अलग है, वो ऑयल वो था जो घर पे हम यूज़ करते हैं, जो रिफाइंड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है जिसमें मम्मियाँ खाना बनाती हैं, वो ऑयल था। ये अलग है, ये वो नहीं है जो मम्मियों वाला है, ये मम्मी वाला ऑयल नहीं है। जो मम्मी कुकिंग में यूज़ करती है वो ऑयल नहीं है, वो अलग था। तो यहाँ पर ये ऑयल अलग है, ये हमारी शिप्स में यूज़ होने वाला ऑयल है। हमारे ऑयल मर्चेंट्स जो थे, हमारे ऑयल के जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये एक वर्ड यूज़ किया जाता है। तो अगर हम ये कहें इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम थे, जैसे कि साल्या नगरम, सत्सम नगरम जो टेक्सटाइल ट्रेडर्स के लिए यूज़ होती है। आज का देखा होगा ना भी, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो एक वही यहाँ पर एक ट्रेडिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म हो गया और उसने अपना नाम रख लिया। अभी इन सभी को बोला जाता है, इन सभी के लिए एक वर्ड को बोला जाता है, दैट इज साम्या। साम्या एक वर्ड इनके लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्हीं, ये जो स्पेसिफिक ट्रेडर्स होते थे हमारे, ये जो स्पेसिफिक ट्रेडर्स थे, इनके लिए एक जो है वर्ड का यूज़ किया जाता था। शैल वी चेंज द कलर ताकि आपको जो है क्लैरिटी हो पाए। तो आई विल यूज़ द ब्लैक। तो यहाँ पर इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, वो है साम्या। साम्या एक जो है यहाँ पर इनके लिए ये एक यूज़ होता है वर्ड, जो क्रिएट किया गया है एक एग्रीमेंट से। इसको एक एग्रीमेंट से क्रिएट किया गया है। साम्या जो वर्ड है, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को एक वर्ड दिया जाता है साम्या। तो ये क्रिएट किया गया, क्रिएटेड वाया एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट से इसे क्रिएट किया गया, उस एग्रीमेंट से इसे क्रिएट किया गया। और इसे जो है ये जो एग्रीमेंट है, इसे बोला जाता है कि ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है। और इस कोड ऑफ कंडक्ट को बोला जाता है कि ये बनंजू बनंजू धर्म है, भणंजू धर्म है, ये भणंजू धर्म है। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में देखा कि कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने नाम रखे। एक स्पेसिफिक जो ट्रेड है हमारा, स्पेसिफिक टू डिफरेंट ट्रेड, एक स्पेसिफिक से लेके डिफरेंट ट्रेड का नाम है जिसे नगरम बोला जाता है। एक असेंबली है मर्चेंट्स की जो एक स्पेसिफिक और अलग अलग ट्रेड्स करते हैं, वो अलग अलग ट्रेड्स करते हैं। जैसे कि साल्यान नगरम टेक्सटाइल के लिए है, सत्सम नगरम भी टेक्सटाइल के लिए है, वान्या नगरम ऑयल मर्चेंट्स के लिए है, परगा नगरम सी फारर्स हैं हमारे, उनके लिए है, शंकरापड़ी नगरम वो है हमारा घी एंड ऑयल मर्चेंट्स के लिए। तो ये अलग अलग मर्चेंट्स ने अपना जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम रखे। इन सब को बोला जाता है कि ये एक साम्या है। दीज ऑल आर रेफर टू एज साम्यास। और साम्या को क्रिएट किया गया एक एग्रीमेंट के थ्रू। इस एग्रीमेंट को कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट का नाम जो था वो था हमारा भणंजू धर्म। मतलब कि एक एग्रीमेंट को क्रिएट किया गया जिसका नाम है भणंजू धर्म। भणंजू धर्म नाम का एक एग्रीमेंट के थ्रू साम्या को यहाँ पर जो है क्रिएट किया गया था। तो ये था हमारा एक, हमने यहाँ पर मर्चेंट्स के बारे में बात की। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ पावरफुल जो मर्चेंट्स थे या गिल्ड्स प्रेजेंट थे हमारे पास। कुछ पावरफुल गिल्ड्स भी हमारे पास प्रेजेंट हुआ करते थे। हमारे पास कुछ पावरफुल गिल्ड्स भी थे, पावरफुल गिल्ड्स भी थे, जिसमें से एक आते हैं हमारे अय्यावोल। अय्यावोल एक यहाँ पर गिल्ड थे, एक एसोसिएशन थी जिसे यहाँ पर क्रिएट किया गया था, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था हमारे कर्नाटका में एक जगह है जिसका नाम है अयहोल में। तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था इन अयहोल में। अयहोल जो है हमारा कर्नाटका में प्रेजेंट है। अयहोल जो है हमारे कर्नाटका में प्रेजेंट है, ये कर्नाटका में प्रेजेंट है।
अगर सिमिलरली हम यहाँ पर बात करें आगे, तो एक हमारे पास और पावरफुल गिल्ड जो है हमारा प्रेजेंट है, जिसका नाम है मनी ग्रामम। मनी ग्रामम एक यहाँ पर हमारा जो है पावरफुल गिल्ड जो है हमारे पास प्रेजेंट है। ये जो गिल्ड है ये इस्टेब्लिश हुआ था अराउंड हमारे 13th सेंचुरी की बात है, विच इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो ये इसकी जो लोकेशन है वो है एट तमिल में, वो तमिल में है। ये हुआ था हमारा अराउंड 13th सेंचुरी की बात है, ये 13th सेंचुरी में हुआ था, 13th सेंचुरी की अराउंड की ये बात है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, जो ट्रेडिंग थी वो कारावान्स यूज़ करते थे टू मूव द आर्म्ड प्रोटेक्शन। ट्रेडिंग कारावान्स को यूज़ किया जाता था टू मूव विद द प्रोटेक्शन। जो ट्रेडिंग कारावान्स हुआ करते थे उनके लिए भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता था। गिल्ड्स के लिए यहाँ पर एक फिक्स्ड सेस एंड टोल्स प्रेजेंट हुआ करते थे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो गिल्ड्स थे वो जॉइंटली जो थे, दीज गिल्ड्स जॉइंटली फिक्स्ड सेस एंड टोल्स। तो जो टोल्स और सेस, जो टैक्स वगैरह जो भी दिया जाता था उसके लिए जो भी डिसीजन लिया जाता था, वो ये सभी मर्चेंट्स जॉइंटली एकजुट होकर के ये सभी टैक्सेस के ऊपर जो है वो देखते थे भी हमें कितना टैक्स देना चाहिए, ये कितना टैक्स देना है, ये सब कुछ डिसाइड करते थे हमारे जो भी मर्चेंट्स थे। जितने भी मर्चेंट्स होंगे वो सभी यहाँ पर खुद मिलजुल कर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जितना भी कर लगाया जाता था या कोई भी टैक्स लगाया जाता था, फिक्स्ड सेस होता था वैसे तो। अगर हम ये गिल्ड्स की बात करें तो यहाँ पर इनके लिए फिक्स्ड टैक्स जो था, फिक्स्ड सेस और टोल्स जो थे वो ये जॉइंटली डिस्कस करते थे। तो ये सब कुछ ये जॉइंटली फिक्स करते थे कि हमें कितना देना है। दीज गिल्ड्स जॉइंटली फिक्स्ड सेस एंड टोल्स, ये खुद ही फिक्स करते थे, ये जॉइंटली किया जाता था। सभी को एक साथ जो है बुला लिया जाता था। जो भी हेड होते थे, आप आइए, आप हमारे साथ डिस्कशन कीजिए कि कितना टैक्स हमें देना चाहिए, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये जॉइंटली जो था वो ये खुद ही डिस्कस कर लेते थे, ये जॉइंटली फिक्स होता था बाय द गिल्ड्स इटसेल्फ। दीज गिल्ड्स जॉइंटली फिक्स्ड सेस एंड टोल्स। तो ये था हमारे गिल्ड्स के बारे में, द मर्चेंट्स विच प्लेड अ क्रूशल रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलास एम्पायर। चोला एम्पायर में इनका ये रोल रहा है कि इन्होंने अलग अलग जो है यहाँ पर असेंबलीज़ को, यहाँ पर नगरम को यहाँ पर एक हमें देखने को मिला, एक नगरम वर्ड इनके लिए यूज़ किया जाता था। वो वर्ड जो था दैट इज़ फॉर द स्पेसिफिक टू डिफरेंट ट्रेड्स। एक स्पेसिफिक ट्रेड से लेके एक डिफरेंट ट्रेड तक नगरम वर्ड को यूज़ किया जाता था, जिसके बारे में हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी डिस्कस किया कि टेक्सटाइल के लिए एक वर्ड था साल्या नगरम। इस तरीके के वर्ड्स को जो है बोला जाता था कि दीज आर द साम्यास विच आर क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट के थ्रू उन्हें यहाँ पर जो है वो क्रिएट किया गया साम्यास को, और उन्हें बोला जाता है, वो एग्रीमेंट को बोला जाता है, इट इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट नोन एज बनंजू धर्मा। वो बनंजू धर्मा नाम का यहाँ पर एक कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर बोला जाता है। तो प्रोमिनिएंट हमारे इम्पॉर्टेंट जो गिल्ड्स थे उनमें आते हैं हमारे, एक तो अय्यावोल और एक मनीग्रामम। ये दोनों इम्पॉर्टेंट थे, तो इनके बारे में मैंने ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो दीज गिल्ड्स जॉइंटली फिक्स सेस एंड टोल्स, और यहाँ पर इनके लिए कारावान्स को यूज़ किया जाता था फॉर द प्रोटेक्शन, टू मूव विद द आर्म प्रोटेक्शन। इनके लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाती थी मर्चेंट्स के लिए भी, ताकि इनका जो सामान यहाँ से अगर हम ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं तो इनके साथ जो है एक प्रोटेक्शन जानी चाहिए, ये प्रोटेक्शन इनको दी जाती थी। तो यहाँ पर इनको जो भी मर्चेंट्स जाते थे उनके लिए प्रोटेक्शन यहाँ पर दी जाती थी, आर्म प्रोटेक्शन दी जाती थी। तो ये था हमारे मर्चेंट्स के बारे में। यहाँ पर हमारे छोटे छोटे से पॉइंट्स और हैं विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।
अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करना एंड do subscribe the channel. Thank you for the support which you have shown towards my channel. Thank you so much. और मेरे टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस लेक्चर के जो पीडीएफ फॉर्म के नोट्स हैं वो आपको मिलते रहें। एंड अगर कोई भी हिस्ट्री के रिगार्डिंग अपडेशन आएगा वो मैं आपको वहीं पर बताती रहूँगी। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़।